नमस्कार दोस्तों, टीचर्स अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं रोहित कुमार तिवारी फिजिकल एजुकेशन की क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो एक बार सभी लोग आ जाएं, फिर अपने क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। जल्दी जल्दी सभी लोग आ जाएं। एक बार आ जाइए सभी लोग, फिर हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे एक बुकलेट दिख रहा है, एक पेपर, मतलब कि एक पूरा पूरा मॉडल पेपर है, जो कि आपके 100 क्वेश्चंस का मॉडल पेपर है। खैर यूपीटी जीटी में तो 125 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन देखिए, अब टेक्स्ट बुक है, रिटर्न टेस्ट है, 2022 का है। क्या है, 2 घंटे का। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपके टॉपिक के नहीं होंगे, लेकिन बाकी क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन आपके टॉपिक के ही होंगे। और क्वेश्चन का एक लेवल, एक मॉडरेट और बेहतरीन लेवल होगा। और ये टीजीटी का ही पेपर है, क्योंकि इसका लेवल थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ। और आप लोगों को लगेगा, कुछ लोग ये भी कहेंगे कि सर ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, इतना टफ नहीं आएंगे, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड जो आजकल चल रहा है उसी के अनुसार यह पेपर है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। चलिए करते हैं हम शुरुआत आप लोगों की। तो आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर है वह कौन सा है? तो अगर आज हम चर्चा करें, तो आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर है वह है आपका 20 नंबर का। तो आज 20 नंबर की हम बात करेंगे। इसमें पूरा क्वेश्चन एक साथ नहीं करेंगे, तोड़ तोड़ के करेंगे, तो याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ हम 1 तारीख से आपको कम से 125 क्वेश्चंस की 4 10, कम से कम 10 टेस्ट तो कराएंगे ही कराएंगे, पूरा 30 तारीख के बीच में। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सभी लोग आ जाएं, क्लास को शेयर कर दें, फिर करते हैं शुरुआत। तो देखिए, चलते हैं अपने क्वेश्चन की। और हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए, यहाँ पे सेम पेपर है आपका, जैसे वहां पेपर होगा सेम ऐसे ही पेपर वहां पे भी आएगा आपको एकदम। चलिए, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में ही है। तो हम हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर देंगे। ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम इसको क्या कर देंगे, हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे। परेशान होना आपको नहीं है, ठीक है। चलिए, तो करते हैं हम शुरुआत। हम्म, तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप पढ़िए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका यह है कि मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन कॉन्टिन्यूअस लेवल वेरिएबल, रेशियो ऑफ इंटरवल डाटा एंड द डिसकॉटोनॉमस वेरिएबल। तो आपका क्या होगा, मतलब कि कॉन्टिन्यूअस लेवल वेरिएबल की बात कर रहा है। यह कह रहा है कि एक निरंतर स्तर चर और एक द्विभाजक चर, जिसको हम डी कॉटमॉस वेरिएबल कहते हैं। तो इसके बीच जो संबंध है वो ताकत का माप क्या होगा, वह जो वेरिएबल होगा वो ताकत का माप क्या होगा। तो याद रखना, इसका आपका क्या होता है, पॉइंट बेसियल कोरिलेशन होता है। मतलब बाइसीरियल सहसंबंध का उपयोग तब किया जाता है जब एक चर निरंतर, जैसे मान लो ऊंचाई है, तो ऊंचाई हो तो दूसरा बाइनरी द्विभाजित हो। हाँ, इसको हम क्या कहते हैं, तो ये जहां तक है आपके उसमें नहीं है, क्योंकि ये स्टैटिक्स में चला जाता है। लेकिन फिर भी मैं इसका आंसर आपको बता दिया कि इसका आंसर क्या होगा। तो सॉरी, हाँ, ठीक, पॉइंट वेरिसल कोरिलेशन होगा। आगे बात करते हैं हम, विच विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द assumption of the multiple री क्या रिग्रेशन मॉडल्स। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहु प्रतिगमन मॉडल की धारणा नहीं है। तो आपको घबराना नहीं है, 2 3 क्वेश्चन है ऐसे कि जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ज्यादा नहीं है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, उनको हम आगे लेके चलेंगे खींच के जल्दी से ही। तो उसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। तो याद रखना, ऐसे जो होते हैं, मतलब कि जो बहु प्रतिगमन मॉडल की बात करते हैं, वो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जो कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी बाइनरी होती है। अगला क्या कह रहा है, इफ ट्रू नल हाइपोथेसिस इज द रिजेक्टेड अ फॉल्स पॉजिटिव इट इज द डिनोटेड एज। कहने का मतलब यह है कि यदि एक शून्य परिकल्पना
ट्रू नल की बात कर रहा है, मतलब सत्य शून्य परिकल्पना को खारिज कर दिया जाता है। मतलब एक गलत सकारात्मक चीज है, गलत और सकारात्मक, तो इसे इस रूप में दर्शाया जाता है। तो याद रखना, उसको टाइप फर्स्ट एरर कहा जाता है, मतलब सही भी है और उसे गलत भी दर्शाया जाता है। तब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान देना है, और इसके जस्ट बाद ही आपका सारे क्वेश्चन सीक्वेंस से आने लगेंगे। अशोक पाल जी गुड इवनिंग, बीके क्लासेस जी गुड इवनिंग, नीलम सैनी राधे राधे, संतोष जी गुड इवनिंग, चंदना देवी दी जी राधे राधे, शिवानी कुमारी गुड इवनिंग, कंचन यादव जी गुड इवनिंग, साधना सिंह जी प्रणाम, अशोक पाल जी गुड इवनिंग, लाल जी यादव गुड इवनिंग, दिनेश चंद जी गुड इवनिंग। चलिए बताइए क्या होगा। इन द बिलो गिवन रेफरेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेशन स्टाइल इज यूज्ड? कोवाज ए, के एंड द कादिर एमएम 2010, जेंडर डिफरेंसेस एंड द क्लस्टरिंग पार्टनर ऑफ द बिहेवियरल रिस्क फैक्टर फॉर द chronic non-communicable disease, communicable based study from a developing country, chronic illness, बताओ। तो क्या होगा? मतलब यह कह रहा है कि दिए गए संदर्भ में किस शैली का, किस उदाहरण शैली का उपयोग किया गया है। मतलब उसमें इसके साथ ही साथ आपके लेखक का नाम दिया गया है, और उसके साथ ही साथ लेखक के नाम के साथ ही साथ आपका क्या दिया गया है, उसमें वर्ष को दिया गया है कि किस वर्ष था। तो याद रखिएगा यह एपीए है। क्या है? एपीए की बात करता है, मतलब अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन शैली की विशेषता है यह। ठीक है। अब देखो यहां से, अब आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ द मेडियल ऑब्लंगाटा? मेडुला ऑब्लंगाटा की बात कर रहा है कि मेडुला ऑब्लंगाटा के कौन कौन से पार्ट होते हैं, बताइएगा। मेडुला ऑब्लंगाटा के कौन कौन से पार्ट होते हैं? आपका है, बताइए। पेनियोमोटैक्सिक सेंटर, वेंट्रल रिस्पायरेटरी ग्रुप, डॉर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप, इंस्पायरेटरी सेंटर। अब यहाँ पे पूछा है मेडुला ऑब्लंगाटा। अब मेडुला ऑब्लंगाटा कहाँ होता है? आपके दिमाग की बात कर रहा है मेडुला ऑब्लंगाटा। तो वही पूछ रहा है कि मेडुला ऑब्लंगाटा इनमें से किन किन चीजों को कंट्रोल करने की बात करता है। तो याद रखना, वेंट्रल रिस्पायरेटरी वीआरजी जिसको हम बोलते हैं, तो वेंट्रल रिस्पायरेटरी ग्रुप, इसको वह क्या करता है, आपका मेडुला ऑब्लंगाटा का भाग है। डॉर्सल रिस्पायरेटरी, मतलब कि जो डॉर्सल रिस्पायरेटरी है वह भी, मतलब रिस्पायरेटरी की जब बात आ रही है, अनैच्छिक क्रियाओं की बात आ रही है, तो वो दोनों किसके चले जाएंगे साथ? मेडुला ऑब्लंगाटा के साथ चले जाएंगे। ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो आपका इंस्पायरेटरी सेंटर, क्या? तो देखो इंस्पायरेटरी, रिस्पायरेटरी, ये सब आपका सांसों की बात करता है, सांसों की माला पे सुमरू में पी का नाम, तो वही बात कर रहा है। तो उससे याद रखना ये सब मेडुला की बात है, मेडुला ऑब्लंगाटा के संदर्भ में आता है, मेडुला ऑब्लंगाटा का पार्ट होता है। लेकिन आपका पेनेमोटेक जो होता है, मतलब या हम इसको न्यूमोटेक्सिक सेंटर की बात करते हैं, तो आपका न्यूमोनेटेक्स सेंटर जो होता है यह आपका पॉन्स का भाग होता है, ना कि आपका मोडुला मेडुला ऑब्लम गाटा का भाग होता है। अब यहाँ पे मैंने बात की कि यह मेडुला ऑब्लम गाटा क्या होता है, बताइएगा आप। मेडुला ऑब्लम गाटा क्या होता है? तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, 2, 3 और 4, और 2, 3 और 4 किसमें है? 2, 3 और 4 किसमें है? तो 2, 3, 4 आपका सी के अंदर है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। किशन सोनी जी नमस्ते, निधि सिंह जी गुड इवनिंग। क्वेश्चन जो है बेहतरीन है, ऐसा नहीं है, जो भी क्वेश्चन है सब मॉडरेट लेवल का है,
इसी लेवल पे आता है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं अपने से बनाया हूं, ये एक पेपर का ही क्वेश्चन है। सर्जिटल प्लेन डिवाइडेड बॉडी इनटू टू पार्ट्स एज डोर्सल एंड वेंट्रल, सेंस्टर एंड डेक्स्टर, सुपीरियर एंड इंफीरियर, बैक एंड फ्रंट। बताओ क्या होगा। अब देखो, अभी तक आपने ये पढ़ा होगा, फ्रंटल पढ़ा होगा, और क्या पढ़ा होगा, यहाँ पे आगे पीछे फ्रंट और बैक पढ़ा होगा, साइड टू साइड पढ़ा होगा, अप एंड बॉटम पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ उसके नाम दिए हैं, जैसे डॉर्सल एंड वेंट्रल क्या होता है, डॉर्सल और वेंट्रल, सेंस्टर एंड डेक्स्टर, सुपीरियर एंड इंफीरियर, बैक एंड फ्रंट। तो देखो, बैक और फ्रंट की जब बात आ जाती है तो ये आपका फ्रंटल की बात कर देगा, फ्रंटल प्लेन की बात कर देगा। जब सुपीरियर और इंफीरियर की बात आता है तो हॉरिजॉन्टल की बात आ जाती है। सेंस्टर एंड डेक्स्टर की बात करता है तो सेंस्टर और डेक्स्टर नहीं होगा, बल्कि क्या, सेंस्टर और डेक्स्टर। तो सेंस्टर और डेक्स्टर कहने का मतलब कि जो एक साइड से दूर जाता है, पास आता है, मतलब कि साइड साइड में डिवाइड कर देता है। तो सर्जिटल प्लेन, एस से सर्जिटल बताया था और एस से साइड साइड बताया था। तो साइड साइड डिवाइड कौन करता है, आपका सर्जिटल प्लेन बताता है। ठीक है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा कि डेक्स्टर और सेंस्टर, मतलब दाएं और बाएं में डिवाइड कर देता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैच द टर्म ऑफ लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। आपको यहाँ पे कोड का मिलान करना है और इसका आंसर देना है। ठीक, तो अब पहला क्या है, अब यहां पे दिया हुआ है आपका पेरियोडोंटल लिगामेंट, उसके बाद में पोस्टर, आपका क्रूसियट लिगामेंट, सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट, रेडियल कोलेक्ट्रल लिगामेंट। एक तरफ नी, एक तरफ पेल्विस, उसके बाद में हेड एंड नेक और रिस्ट। यहाँ पे एक तरफ लिगामेंट का नाम है और दूसरी तरफ अंगों का नाम है। अब लिगामेंट कौन होता है, मतलब मैंने बताया है बीबी लापरवाह है, मतलब दो बोन को जो जोड़ती है। तो वो ज्वाइंट जो है किस ज्वाइंट पर होता है उसकी बात कर रहा है। गगनदीप सिंह जी, सर मैंने वॉच वॉच ज्वाइन करना पर ऐप्स से कॉल पर बात करनी है, आपसे कॉल पर बात करनी। मेरे भैया, मेरे अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप कमेंट में अपना नंबर दे दीजिए, वहां से आपको कॉल कर लिया जाएगा, या उस नंबर पे आप कॉल करके बोलिएगा कि सर से बात करा दीजिए, तो सर से से बात हो जाएगी आपकी। ठीक है, 9628 95 92 37 पर। ठीक, देखो, अब मैंने बताया था बीबी लापरवाह है और बीएम सर क्या है, टीचर है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखो, सबसे पहले आपको किसका याद है, तो आपको किसी का याद हो चाहे ना याद हो, रेडियल कोलेट्रल लिगामेंट की जानते हैं आपकी, रेडियस और अल्ना का नाम सुना ही है। तो इसको तो आप लोग जानते ही होंगे कि यह किससे संबंधित है, रेडियल, तो यह आपकी रेस्ट से संबंधित है। तो देखो, चार का चार किस में है, चार का चार दो में है, मतलब ये दोनों नहीं होंगे, तो इससे आंसर पकड़ में नहीं आ रहा है। अब किस पे आप जाओगे, अब आपका देखोगे तो यहाँ पे यह भी सेम है, मतलब कि तीन तो होगा ही, पहले का तीन हो जाएगा। अब इसको ऐसे देख लो कि ये इसका ये हो जाएगा क्योंकि दोनों में है। अब आपको पकड़ना है दूसरे से कि पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट की बात करते हैं, तो आपका जो पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट है वह आपकी किससे संबंध रखती है, नी से संबंध रखती है। मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर अब आप बता सकते हो कि आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो आंसर नंबर एक हो जाएगा, आंसर नंबर एक हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलो अब ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, इससे आप देख रहे हो। अब वो वाला वन ऑप्शन वाला क्वेश्चन चला गया मेरे भाई, आपसे बार बार मैं इसीलिए बोलता हूं। देखो फिर यहाँ पे है
कि मैच द टर्म ऑफ लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड गिवन बिलो। एनारोबिक स्टेरॉयड, बीटा ब्लॉकर्स, डायूरेटिक्स एवं नार्कोटिक्स एनालाइज, एंटेनोलोल, ब्रुफेन, एंड्रोलोल, मेटालोजोन। अब देखो यहां पे मैंने आपको कुछ ट्रिक बताए थे, मैंने आपको कुछ ट्रिक बताए थे। जब कब, अब आप कहिएगा कब, जिस दिन डोपिंग का क्वेश्चन आया था तो मैं आपको उसको याद करने का तरीका, एक तरफ उन दवाओं का नाम लिखा है, दूसरी प्रकार मतलब जो डोपिंग है उनके नाम लिखे हैं कि कौन कौन सा डोपिंग होता है, जैसे स्टिमुलेंट कौन कौन सा होता है। तो मैंने आपको बताया था कि कौन से में क्या आपको करना है। मैंने बताया था ना कि लोल किस में लगाना है, ऑन किस में लगाना है, ये बताया था। इसके पिछली क्लास में मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया था लोल और नॉन वाले चीजों को, ठीक है। समझाया था कि नहीं समझाया था, बताइए जल्दी से आंसर आपका। हम देख रहे हैं डी आशा 2 3 1 4, ए बढ़िया है अशोक जी। चलिए आप लोगों का आ रहा है डी, ए, कुछ लोगों का ए आ रहा है, कुछ लोगों का डी आ रहा है। बताइए जल्दी से। तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि जो आप लोगों का लोल और ऑन वाला चीज, तो लोल और ऑन को आप याद करो और इसका आंसर सही सही एकदम दे दो हमको, जो भी है उसका सही सही आंसर दे दो। देखो जैसे अगर मैं बात करूं तो गांव देश में ब्रूफेन बहुत खाते हैं। ब्रूफेन किस लिए खाते हैं? दर्द को दूर करने के लिए। अब दर्द दूर करना है तो दर्द किससे दूर होता है? दर्द किससे दूर होता है? अगर आप यहां से, मैं अब इतना बता दिया हूं क्योंकि गांव देश में ब्रूफेन पहले आती थी एक दवा, उसको लोग खाता था किस लिए? जब बहुत ज्यादा दर्द हो जाता था तब। और दर्द जब दूर करना होता है तो हम क्या लेते हैं? हम लेते हैं नारकोटिक्स। किसकी बात करेंगे? नारकोटिक्स। तो देखो 4 का 3 है किसी में, 4 का 3, 4 का 3 केवल और केवल डी में है और बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो 4 का 3 केवल इसमें है और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जिन लोगों का डी है आंसर उन सभी का सही है। खुशी जी का आंसर आया है डी, कृष्णा सोनी ए, निधि सिंह जी का ए, रीना यादव बी, ए, डी। ठीक है, तो मैंने बोला ना कि सिर्फ एक चीज को आपको पकड़ना है और आपका आंसर सीधे सीधे आ जाएगा। और वो क्या था? सिर्फ आपको क्या पकड़ना था? ब्रूफेन। और ब्रूफेन आपने पकड़ लिया और आपका आंसर आ गया। ठीक, चले आगे। अब आगे मिला लो इसको। उसके बाद में एनाबॉलिक स्टेरॉइड की जब बात आती है कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड, तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड कहां चले जाएंगे? एनाबॉलिक स्टेरॉइड आपका एटेनोलोल हो जाएगा। उसके बाद में बीटा ब्लॉकर की बात करते हैं तो बीटा ब्लॉकर आपका सॉरी 4 का 2 होगा, एक सेकंड एक सेकंड, सो सॉरी, यहां मिलान 2 पे किया हो, 3 नहीं 2 होगा, सो सॉरी, डी आंसर नहीं होगा, सॉरी 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 सॉरी, ये मिलान में मिस्टेक हुआ। देखो यहाँ पे देखोगे ये इसीलिए पूरा मिला, ये ब्रूफेन तो सही है लेकिन यहाँ ऑप्शन थोड़ा सा हम गलत टिक कर दिए। देखो ये क्योंकि नारकोटिक से आपका ब्रूफेन होगा तो 2 जिसका होगा और 2 2 में है, अब नहीं मिल रहा है, अब आपको पकड़ना पड़ेगा। हाँ हाँ रीना जी मैं देख लिया, मैं देख लिया, मैं वही चीज देख रहा हूँ क्योंकि 2 के साथ मैंने मिलान किया था, मैं स्वयं मिलान किया था लेकिन मैं वहां ध्यान नहीं दे पाया, मुझे 3 समझ में आया और मैं वो बोलते चला गया। ठीक है ना, समझ गए? मैंने देख लिया उसको, इसीलिए तो मिलान की बात करी। ठीक है ना, इसीलिए मिलान की बात करी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नारकोटिक्स एनालाइजर की जब बात आ जाएगी तो वो आपका कहाँ हो जाएगा? वह हो जाएगा आपका ब्रूफेन हो जाएगा। अब एनाबॉलिक स्टेरॉइड की बात करें तो मैंने आपको बताया था नोन और लोल की बात कही थी कि तो एंड्रा एंड्रोल, तो आपका जो एंटेनोल है क्या है? एनेड्रोल। एनेड्रोल किसका होगा? एनाबॉलिक स्टेरॉइड आपका क्या होगा? इसका होगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? पहला नंबर
ए का हो जाएगा 3, ए का 3 किस में है, ए का 3 ए में है और यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर बीटा ब्लॉकर्स की बात करते हैं तो बीटा ब्लॉकर्स आपका क्या होगा, एटेनोलोल, क्या हो जाएगा, एटेनोलोल की बात करते हैं तो यह बीटा ब्लॉकर्स हो जाएगा। डायूरेटिक्स की बात करते हैं तो डायूरेटिक्स आपका क्या होता है, आपका मेटेनेजोन हो जाएगा। ठीक है, डायूरेटिक्स क्या हो जाएगा, मेटेजोन हो जाएगा। मैंने आपको बताया था डेक्स्ट्रॉन, एसिडोलामाइड, ब्यूमेटानाइड, क्लोरोटोडाइन, ये सब डायूरेटिक्स आते हैं। उसी प्रकार से एनाबॉलिक स्टेरॉयड में मैंने बताया था ऑन और लो याद रखना। तो एनाबॉलिक स्टेरॉयड में क्या क्या हो जाएगा, नेंड्रोलोन, स्टेनोजोल, टेस्टोस्टेरोन, टेराबेलोन, हाँ ये सब जितने होते हैं लोल वाले आपके क्या होते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉयड, मतलब वन और लोल लगा होता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। और मैंने बताया था स्टूमुलेंट में आई एन ई लगा होता है लास्ट में, क्या, जैसे कैफीन, कोकीन, एम्फिटामाइन, एफिड्रीन, मेथाइल हेक्सामाइन। तो मैं जो बताया हूं, और मैंने आपको नारकोटिक्स में बताया था कि ओपम से बनता है, जैसे हीरोइन, मॉर्फिन, ये सारी चीजें होती हैं। डायूरेटिक्स जो कि जल का निकास करता है, तो इसका आंसर आपका डी ने होके आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्चुअली मिलान में सही किया था, वहां पे ध्यान नहीं दे पाया था। ठीक है ना, समझा दिया भैया, किशन सोनी जी बता दिया कैसे क्या करना है। क्रैब साइकिल इज आल्सो नोन एज, क्रैब साइकिल को और किस नाम से जाना जाता है, बताइए। क्रैब साइकिल, क्रैब साइकिल को और किस नाम से जाना जाता है। ओनली एक, ओनली दो, एक एंड दो, ऑल ऑफ दीज। तो याद रखिएगा ट्राई इसे ट्राई कार्बो ऑक्सिलिक एसिड साइकिल या फिर सेट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। तो इसको दो नामों से जानते हैं, क्या क्या जानते हैं, तो याद रखना, साइट्रिक एसिड साइकिल या ट्राई कार्बोसाइक्लिक एसिड, टीसीए भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, टीसीए बोलते हैं। ठीक है, या फिर साइट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। मतलब क्या हो जाएगा, आपका एक और दो हो जाएगा, आंसर नंबर सी होगा, आंसर नंबर सी होगा। ओनली एक नहीं, इसको दो नामों से जाना जाता है, क्योंकि साइट्रिक एसिड क्या होता है, थ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनाता है, कॉन्टेंस होता है, इसलिए इसको ट्राई कार्बो ऑक्सिलिक एसिड बोलते हैं। और साइट्रिक एसिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि साइट्रिक एसिड फर्स्ट स्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म करता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, आपका आपका साइट्रिक एसिड बोलते हैं। तो याद रखिएगा, साइट्रिक एसिड साइकिल हो या ट्राई कार्बो ऑक्सिलिक एसिड साइकिल हो, दोनों नाम क्रैब साइकिल की का ही है, तो याद रखना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन आपके इसी प्रकार से हैं और क्वेश्चन आपके बढ़िया होंगे, एक नंबर वाले। अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग पर्पज इज लॉजिकल ऑर्डर। क्या है कि आपको टीचिंग पर्पज को एक लॉजिकल ऑर्डर में क्या करना है, सीक्वेंस में लगाना है। क्या है, रीटीचिंग, फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, रिलेटिंग द प्रेजेंट नॉलेज विद द प्रीवियस नॉलेज, एवोल्यूशन और प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल। क्या होगा, किशन सोनी जी, ये यूपी टीजीटी का तो नहीं है, लेकिन कहीं दूसरे टीजीटी का है। ये टफ नहीं है, क्वेश्चन टफ नहीं है, यही मॉडरेट लेवल है, केवीएस, एनवीएस, एलटी ग्रेड आप देख के आए होंगे। इसीलिए बोल रहे हैं ना, कि इसीलिए बोलते हैं, हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि आप वन लाइनर छोड़िएगा, वन लाइनर जब तक पकड़िए रहिएगा तब तक उसकी स्थिति यही होगी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, और आप देखे होंगे केवीएस का पेपर उठा लीजिए, एनवीएस का उठा लीजिए, या फिर आप अभी हाल में ही किसका पेपर हुआ है, हाल में ही एलटी ग्रेड का पेपर हुआ है, आप उसको उठा के देखिएगा, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, हम गलत जगह मेहनत करते हैं,
कुछ लोग हैं केवल एनाटॉमी के क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, जबकि एनाटॉमी के क्वेश्चन सबसे कम आता है। बहुत रेयर केस एकदम बेसिक नॉलेज वाले क्वेश्चन आते हैं, आप कर जाओगे। अब एनाटॉमी में भी अगर क्वेश्चन बेहतरीन आता है तो वो आपको पढ़ना कहाँ कहाँ है, वो पढ़ना है आपको मसल सिस्टम, वो आपका मस्कुलर सिस्टम के साथ साथ आपको थोड़ा बहुत अगर मस्कुलर सिस्टम के अलावा कहीं मेहनत करना है तो वो होता है आपका जो भी आपका एनर्जी सिस्टम है उस पर, क्योंकि यही दोनों जगह से क्वेश्चन अगर ठीक ठाक बनते हैं तो बनते हैं। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं, आप एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में परेशान रहते हो। तो बताओ क्या हो जाए। तो देखो, अब अगर मैं यहां बताऊं तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, रीटीचिंग जो है यह सबसे लास्ट में चला जाए, क्योंकि जब सारी प्रक्रिया हो जाएगी तभी लास्ट में रीटीचिंग जाएगा। तो और सब में लास्ट में क्या है, रीटीचिंग है। लेकिन रीटीचिंग से पहले क्या होता है, मूल्यांकन। और मूल्यांकन कब आएगा, मतलब रीटीचिंग से पहले, मतलब एवोल्यूशन क्या आएगा, रीटीचिंग के पहले। तो रीटीचिंग के पहले एवोल्यूशन देखिए किसमें है, एवेल्युएट करने के लिए। तो एवोल्यूशन के लिए आपके दो ऑप्शन हैं। अब मतलब ये नहीं होगा फर्स्ट और सी, दो ऑप्शन होंगे। अब यहां से तो पकड़ में आपका नहीं आया, लेकिन जब हमको पकड़ना होगा तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम जो है फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, हमको सबसे पहले उद्देश्यों के विषय में, हम उद्देश्य क्या है हमारा, हम उसको पता करते हैं, उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। तो पहले नंबर पे तो ये आ जाएगा। तो दो देखो, अब इन दोनों में देखो दो की शुरुआत किससे हो रही है, तो दो की शुरुआत आंसर नंबर सी से हो रही है और यही आपका आंसर हो जाए। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। आप इसको यही मेथड लगा के आप आगे जाके अगर क्वेश्चन एग्जाम में करोगे तो आपके क्वेश्चन गलत होने के चांस नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन फूटेंगे नहीं अच्छे अच्छों से हमको लगता है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल यही रहेगा। आप अभी से बोल दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए सारे क्वेश्चन टफ नहीं है, नॉर्म कुछ क्वेश्चन टफ है, और ये जो कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं ना, यही आपको सिलेक्शन दिलाते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन तो सारा बच्चा करता है एक बराबर से। What are the minimum weekly recommendation of physical activity for the adult as per WHO guidance? WHO के गाइडलाइन के अनुसार एक अडल्ट को कितना एक्टिविटी करनी चाहिए, कैसी एक्टिविटी और कितने मिनट तक। तो 100 से 180 मिनट ऑफ द वेरियस ऑफ 180 से 260 मिनट फॉर द मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी, या 75 से 150 मिनट ऑफ वेरियस और 150 से 300 मिनट ऑफ द मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी, या 120 से 200 मिनट तक आपका वेरियस और 200 से 280 मिनट तक मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, या 60 से 120 और 120 से 240, इसकी बात आती है। हम जब पेपर उठाए थे ना तभी हमको पता था। तो देखिए अगर मैं बात करूं तो 75 से 150 मिनट तक आपको वेरियस, वेरियस मतलब तीव्र परीक्षण की प्रशिक्षण की जरूरत होती है, ट्रेनिंग की जरूरत होती है। और 150 से 300 मिनट तक मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी करने की जरूरत होती है, मतलब कि मॉडरेट करने का मतलब मध्यम लेवल का करने की जरूरत होती है। ठीक है, डब्ल्यूएचओ के अनुसार ही यह बात है, क्योंकि कम से कम 150 से 300 मिनट की मध्यम तीव्रता वाली एरोबिक शारीरिक एक्टिविटी करनी चाहिए, या कम से कम 75 से 150 मिनट तक तीव्र तीव्रता वाली एरोबिक एक्सरसाइज करना चाहिए। ठीक है, और या फिर पूरे सप्ताह के दौरान दोनों को समान रूप से लेके चलना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, which to the following आर द टेस्ट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस। इसमें से दो ऐसा है जो कि कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस की बात करता है, कूपर टेस्ट, रॉकपॉट टेस्ट, रिकिल एंड जॉनसन टेस्ट, या फिर क्रॉस वेबर टेस्ट। बताओ, जो कि कार्डियोवैस्कुलर की बात करता है वही चीज, लेकिन ऑप्शन आपके थोड़ा सा इस प्रकार से बनाए गए हैं जिसमें कि एक से दो तीन क्वेश्चन एक साथ समाहित हो जाए।
टू ऑफ द फॉलोइंग आर द टेस्ट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस। तो कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस के लिए आपका कूपर टेस्ट होता है और रॉक पॉट टेस्ट होता है। क्रॉस वेबर टेस्ट की बात करते हैं तो क्रॉस वेबर टेस्ट जो है आपका क्या होता है, आपका क्रॉस वेबर टेस्ट जो है वह मिनिमम मैस्कुलर स्ट्रेंथ की बात करता है। रिकिल एंड जॉनसन की बात करते हैं तो आप सब जानते हो कि रिकिल एंड जॉनसन ने कौन सा टेस्ट दिया था, बताइएगा। तो बुजुर्गों की जब बात आ जाती है तो वहां पे कौन आ जाता है, रिकिल और जॉनसन। वरिष्ठ नागरिक पुष्टि परीक्षण जो कि 2001 में बना था, ठीक है ना। तो यह याद रखना। तो 1 और 2 की बात आएगी। 1 और 2 कहां है, आपका आंसर नंबर डी में। अब इसमें कौन सा बहुत ज्यादा कठिन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्कॉलर क्वांटिटीज। इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मतलब आपकी सदिश राशि है, सॉरी, स्केलर मतलब आपका क्या होता है, अदिश राशि है। सदिश नहीं, अदिश। स्केलर की बात किया है ना, तो स्केलर का मतलब होता है अदिश। अदिश कहने का मतलब ऐसा कौन सा है जिसका मात्रक में दिशा को नहीं लिया जाता, जो कि अदिश है, बिना दिशा वाली मात्रक है। तो यहां पे अगर हम बात करें आप लोगों से, तो अदिश राशि जो होती है जिनके अंदर क्या नहीं होता, दिशाएं नहीं आती हैं, तो वो कौन कौन सा होगा। तो देखिए, अगर किलोमीटर पर आवर की बात करता है तो यह गति है। यह केवल क्या करता है, कितनी तेज से चल रहा है, लेकिन किस दिशा में जा रहा है यह बात नहीं करता है। इसलिए यह क्या है, यह अदिश राशि है, यह आपकी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक। उसके बाद में 40 मीटर पर सेकेंड, तो इसमें क्या दिया है, इसमें दिशा दिया हुआ है। ठीक। उसके बाद का क्या कर रहा है, 20 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर नॉर्थ, यह भी दिशा दिया हुआ है। लेकिन 37 डिग्री, आपका 37 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें दिशा नहीं दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, 1 और 3, और आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेनी कप, पेनी कप टेस्ट इज द पार्ट ऑफ, पेनी कप किस टेस्ट का पार्ट है। आपका नॉक्स बास्केटबॉल टेस्ट है, फ्रेंच शॉर्ट सर्विस टेस्ट है, आपका हैवेट टेनिस सर्विस प्लेसमेंट टेस्ट है, या जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट है, बताइए। यहां पे पेनी कप की बात किया गया है कि पेनी कप टेस्ट किससे संबंध रखता है। हैविट टेनिस टेस्ट जो है यह आपकी टेनिस से संबंध रखता है, और जो कि आपका जैकी हैविनिट ने 1966 में विकसित किया था। और इसके साथ ही साथ फ्रेंच शॉर्ट सर्विस टेस्ट होता है जो कि आपका किससे है, आपका बैडमिंटन से है। और फिर नॉक्स बास्केटबॉल टेस्ट, तो नॉक्स बास्केटबॉल टेस्ट जो होता है वह आपका, उसके अंतर्गत आपका कौन सा आता है, तो नॉक्स बास्केटबॉल टेस्ट की जब बात करते हैं तो नॉक्स बास्केटबॉल टेस्ट में आपका यह टेस्ट आता है या नहीं, यह बताइएगा। तो नॉक, बताइए जल्दी। जॉनसन बास्केटबॉल और नॉक्स बास्केटबॉल दो चीजें हैं। अब इन्हीं दोनों से आपको आंसर देना है। तो देखो, जॉनसन बास्केटबॉल की बात करते हैं तो जॉनसन बास्केटबॉल आप सब ने पढ़ा होगा कि जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट जो है
वह आपके किसकी बात करता है, तो फील्ड गोल की बात करता है, स्पीड टेस्ट की बात करता है, और बास्केटबॉल थ्रो फॉर एक्यूरेसी डिबलिंग की बात करता है, हैंडलिंग की बात करता है, फुटवर्क की बात करता है, मतलब कि जो बेसिक स्किल्स है उनकी बात करता है। लेकिन नॉक्स बास्केटबॉल टेस्ट में जो पेनी कप होता है या कोऑर्डिनेशन की बात करता है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, मतलब आंसर नंबर ए हो जाएगा। अब नॉक्स बास्केटबॉल टेस्ट को कब बनाया गया था, 1947 में बनाया गया था। इसमें कितनी टेस्ट बैटरी होती है, 4 टेस्ट बैटरी होती है। स्पीड ड्रिबल 30 सेकेंड, वॉल बाउंस 5 फीट बॉक्स, उसके बाद में ड्रिबल शूट होता है, और पेनी कप टेस्ट होता है। और पेनी कप टेस्ट के विषय में अक्सर पूछ लिया जाता है कि यह किससे संबंध रखता है, किस टेस्ट का भाग है, इस तरीके से। वार्नर्स टेस्ट ऑफ सॉकर स्किल इन्वॉल्व्स क्या है, थ्रोइंग, चिपिंग एंड द लॉबिंग, किक, kicking for the distance with the right foot, kicking with left foot, and dribbling for time. Kicking for distance, trampling and the chipping, kicking for the distance, heading and throwing. बताइए। अब यह भी टेस्ट से संबंधित है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने पढ़ा ही होगा और आपके उसमें दिया गया है। वार्नर टेस्ट की बात कर रहा है कि वार्नर सॉकर टेस्ट, कि वार्नर सॉकर टेस्ट के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। तो यहां पे अगर बात करेंगे तो ओनली 2 हो जाएगा, ओनली 2। क्यों, मतलब यह किकिंग फॉर डिस्टेंस विद द राइट फुट, किकिंग विद द लेफ्ट फुट एंड द ड्रिबलिंग फॉर टाइम। और अगर मैं बात करूं इसके साथ ही साथ, यह किकिंग फॉर डिस्टेंस की बात करता है, बोथ राइट एंड लेफ्ट फुट से दोनों की बात करता है किकिंग फॉर डिस्टेंस की, और इसके साथ ही साथ ड्रिबलिंग फॉर टाइम की बात करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। यहां पे किकिंग फॉर डिस्टेंस, ट्रैपिंग एंड चीपिंग, इन सब की बात करेंगे तो इसके अनुसार नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब ये चीजें तो आपको पढ़ाई गई है, अब न पढ़िएगा तो वो आप जानिएगा, उसका काम आपका है। बटरफ्लाई शेप्ड फ्रैक्चर आर इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ, बटरफ्लाई फ्रैक्चर जो होता है, शेप्ड का जो फ्रैक्चर होता है, वह आपका किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है, आप बताइएगा। सिगमेंटल फ्रैक्चर के अंतर्गत, कम्युनिटेड फ्रैक्चर के अंतर्गत, या फिर टूर्स फ्रैक्चर के अंतर्गत, या फिर ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर के अंतर्गत। तो देखें, अगर हम बात करें तो बटरफ्लाई शेप्ड जो होता है यह आपके कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर के अंतर्गत आता है। ठीक है, आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर के अंतर्गत आपका बटरफ्लाई शेप्ड फ्रैक्चर आता है। इसके अलावा आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन और आता है जो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है, इसके विषय में भी बहुत पूछता है, तो याद रखना उसके विषय में भी कि अब बच्चों में ज्यादा होता है, इसमें हड्डी पूरी तरीके से नहीं टूटती है, आधा भाग उसका लगा हुआ होता है उसी से। ठीक, चलिए। मैच द टर्म ऑफ लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। मेलिनेटेड कॉलेस, सुपीरियर कॉन्डिलायर फ्रैक्चर ह्यूमरस, टिबियल कॉन्डिलायर फ्रैक्चर, या फिर मेलुनेटेड। ठीक है, तो यहां पे चारों आपके फ्रैक्चर की बात कर रहा है। ठीक, एस शेप्ड डिफॉर्मिटी, डाइनर फॉर्क डिफॉर्मिटी, गन स्टॉक डिफॉर्मिटी, या जेनुवरम और जेनु वेलगम, इसकी बात कर रहा है।
मेल्यूनाइटेड कोलेस की बात करते हैं तो यह आपको क्या बोलते हैं, डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी। कौन सा, आपका मेल्यूनाइट की बात आती है तब। अगर मैं ह्यूमरस की बात करता हूं, ह्यूमरस का सुप्राकॉन्डिलाइड फ्रैक्चर की बात करते हैं तो यह आपका गन स्टॉक विकृति के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। और अब की बार जो एलटी ग्रेड का पेपर हुआ था उसमें जो डिफॉर्मिटी से क्वेश्चन आया था, एकदम नया क्वेश्चन बनाया था। न तो लॉर्डोसिस बनाया था, न तो आपका स्कोलियोसिस बनाया था, न तो आपका कुछ बनाया था। अब की बार जो न जेनुवरम न जेनुअलगम, अब की बार नया तरीके से क्वेश्चन बनाया था और उसी तरीके से आपका ये नया क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, हो सकता है आपको एग्जाम में इससे मुलाकात हो जाए। टिबियल कॉन्डिलाइड फ्रैक्चर की बात करते हैं तो ये जेनुवेरम या जेनुवेलगम की बात आ जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, टिबियल कॉन्डिलाइड की बात आ जाएगी। तो आपका कहां गया, ये गया चौथे नंबर पे। ठीक, और मेलुनेटेड अगर मैं बात करूं तो आपका मेलुनेटेड सुपर कॉन्डिलायर फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस की बात करते हैं तो यह जो होता है, तो यह जो है एस आकार की विकृति होती है। क्या होता है, एस आकार की विकृति होती है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक, डी नहीं होगा, ए होगा भैया। ए का दो, सॉरी सो सॉरी, ए कैसे नहीं, इसको मिलान करते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। ए का दो, हाँ, ए का क्या है, ए का दो है ना, ए का दो, ए का दो किसमें है, ए का दो इसमें है और इसमें भी है। चलो फिर मिला लेते हैं दूसरे को। सुपर कॉन्डिलाइड फ्रैक्चर 3, तो सुपर कॉन्डिलाइड फ्रैक्चर 3, गन स्पॉट डिफॉर्मिटी और डिनोफॉग ह्यूमरस कॉन्डिलाइड गन स्टॉक विकृति होती है। ठीक है ना, डिनर फॉर्क दो में ही है, सुपर कॉन्डिलाइड फ्रैक्चर आपका गन स्टॉक डिफॉर्मिटी में है। ठीक है, तो दो का यहाँ पे देखो, ए से देखो, एक का क्या हो जाएगा, एक का हो जाएगा दो। ठीक, सुपीरियर कॉलर दो का हो जाएगा आपका 3, और फिर टिबियर कॉन्डिलाइड का हो जाएगा 3 का हो जाएगा 4, सॉरी 4, और फिर 4 का हो जाएगा 1। यह किसी में है, नहीं है, ऑप्शन ही मिस्टेक है मेरे भाई, ये याद रखना, ऑप्शन ही, ऑप्शन में नहीं है। हाँ नहीं है, ऑप्शन मिस्टेक होगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन मिस्टेक होगा श्योर। ठीक है ना, ऑप्शन मिस्टेक है, मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए यहाँ पे सही मैंने बता दिया है। चलिए अगले की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्या कह रहा है, गेट साइकिल ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन कंप्रेसेस। रॉन्ग है, बी है क्या, बी क्या है, दो, तो दो तो है इसमें। ठीक, चलो सुपर कॉन्डिलाइड फ्रैक्चर ह्यूमरस, ये आपका गन स्टॉक डिफॉर्मिटी जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, गन स्टॉक डिफॉर्मिटी बोलेंगे तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 है नहीं। ठीक है, बी होना चाहिए, किस हिसाब से बी होना चाहिए भाई मेरे, रॉन्ग ऑप्शन है। बी कैसे होगा, बी कैसे होगा, चलिए बात कर लेते हैं हम इससे। गेट साइकिल ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन कंप्रेसेस 50% स्टांस फेज एंड 50% स्विंग फेज,
40% स्टांस फेज एंड 60% स्विंग फेज, 70% स्टांस फेज एंड 30% स्विंग फेज, 60% स्टांस फेज एंड 40% स्विंग फेज। ये गेट साइकिल क्या होता है मैंने आपको बताया है। ठीक है, गेट साइकिल की बात करते हैं हम यहाँ पे कि गेट साइकिल ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन कंप्रेस, मतलब यह कह रहा है कि एक वयस्क मनुष्य के चलने का चक्र निम्न प्रकार से बना होता है कि जब वह चलता है तो वह किस प्रकार से होता है, किस प्रकार का स्टांस लेता है, किस प्रकार का उसका स्विंग का फेज होता है। तो ये याद रखना 60% स्टांस फेज होता है और 40% स्विंग फेज होता है। आंसर नंबर डी हो जाएगा आप लोगों का, याद रखिएगा कि आंसर नंबर डी हो जाएगा। 60% उसका स्टांस फेज होता है और 40% उसका स्विंग फेज होता है, याद रखना। स्टांस फेज वह अवधि होता है जिसके दौरान वह पैर क्या होता है, जमीन के संपर्क में रहता है, और स्विंग फेज वह होता है जिसके दौरान जमीन से पैर ऊपर होता है, आगे की ओर बढ़ता है। मैंने यह क्वेश्चन आपको पीछे भी कराया हुआ है और यह आपका आया भी है। अ डिसऑर्डर फॉर a disorder of movement and posture caused by a non-progressive lesion in the immature brain referred to cerebral palsy, polymyelitis, multiple genetical contract कंट्रैक्टर्स या फिर लेप्रोसी। लेप्रोसी मतलब आपका कुष्ठ हो गया, तो कुष्ठ तो होगा नहीं, यहाँ क्या कह रहा है इस क्वेश्चन को समझने का आप प्रयास करेंगे। मतलब अगर हिंदी में हम बात करें आप लोगों से, हिंदी में अगर आपको हम बताएं कि यह क्या कह रहा है, यह कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसका मस्तिष्क क्या है, अपरिपक्व है, और वह गैर प्रगतिशील घाव के कारण होने वाली गति और जो उससे संबंधित जो उसकी अवस्था होती है, उस विकार को निम्नलिखित रूप में से क्या कहा जाता है, सेरिब्रल पॉलिसी, पोलियोमाइलाइटिस, या फिर एकाधिक जन्मजात संकुचन, या फिर उसको कुष्ठ रोग कहा जाता है। तो याद रखना इसको हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रल पॉलिसी बोलते हैं। विशेष रूप से जब आपकी कोई मूवमेंट की बात आती है तो वहां पे सेरिब्रल पॉलिसी की बात आती है, याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोसेस रिमूवल ऑफ द लिम्ब थ्रू अ सर्जरी इज कॉल्ड। अगर कोई ऐसा है शल्य, मतलब कि जब सर्जरी के थ्रू किसी अंग को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बताइएगा। जब किसी का सर्जरी होता है और सर्जरी के बाद उसका कोई अंग निकाल के बाहर कर दिया जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो याद रखना, मतलब अंग विच्छेदन बोलते हैं, इसको कृत्रिम अंग बोलते हैं, विच्छेदन बोलते हैं, ऑर्थोटिक्स बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है एम्प्यूटेशन बोलते हैं, याद रखिएगा, अंग विच्छेदन जिसको बोलते हैं एम्प्यूटेशन। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, द सेकेंड डे ऑफ द डेकाथलॉन मैन इंक्लूड द इवेंट। सेकेंड डे डेकाथलॉन में कौन कौन इवेंट इंक्लूड होते हैं। सेकेंड डे की बात कर रहा है, डेकाथलॉन की बात कर रहा है। तो सेकेंड डे में हमने आपको बताया था कि छोटी दूरी 100 मीटर 400 मीटर तो इधर हो जाएगी आपकी, अब उधर चलिएगा तो 110 मीटर हो जाता है हर्डल, सेकेंड डे हो जाता है। और क्या करना है, डीपी जूम करना है, डीपी जूम करना है, कितना है आपको, आपको 1500। तो 1500 है नहीं, डिस्कस थ्रो है नहीं है, पोल वॉल्ट है हाँ है, जेवलिंग थ्रो है नहीं है, तो मतलब क्या हो जाएगा 110 मीटर और पोल वॉल्ट। तो 110 मीटर और पोल वॉल्ट मैंने आपको बताया था सेकेंड डे कैसे याद रखना है, इधर 100 और 400, छोटी छोटी दूरी पहले दिन, और बाकी क्या होता है, छोटा का ऊंचा लंबा, इस तरीके से याद रखना। और इधर क्या करना है, 110 मीटर क्या करना है, डीपी
को जूम करना है। ऐसे याद करने के लिए मैंने बताया था आपको तरीका। तो 110 मीटर क्या है, हर्डल रेस आपका सेकेंड डे होता है। उसके साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे तो और क्या होता है, और आपका होता है आपका लॉन्ग जंप, तो सेकेंड डे में चला जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो सेकेंड डे जा रहा है आपका 400 मीटर सेकेंड डे जा रहा है। तो बचा क्या, पोल वॉल्ट। तो क्या क्या हो जाएगा, एक और तीन, एक और तीन किस में है देख लो, आंसर नंबर बी में है। एक और तीन वही आपका आंसर हो जाएगा। अब इन सब क्वेश्चन कठिन नहीं है, ये सब क्वेश्चन वही है, लेकिन बस थोड़ा सा आपका डायरेक्ट न पूछ के दो तीन ऑप्शन में पूछ लिया है। द मेजरमेंट रिक्वायर्ड फॉर द कैलकुलेटिंग मेसोमॉर्फी अकॉर्डिंग टू द हेल्थ चार्ट कैरेटर फॉर्मूला आर ह्यूमरस ब्रेथ एंड द करेक्ट आर्म ग्रिथ। बताओ क्या होगा इसका। मेजरमेंट करना है, कैलकुलेट करना है, किन चीजों का आपको मेजरमेंट किस चीजों का रिक्वायर्ड होता है, हीथ कॉटर सूत्र के अनुसार मेजिमॉर्फ को, किसको, मेजोमॉर्फ को, मेजोमॉर्फ। अब ये क्वेश्चन आपके लिए नया होगा क्योंकि आपने पढ़ा तो होगा एंडोमॉर्फिक, मेजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। ये किसने दिया था, तो मैंने बताया था सलाद खाओ अंडा खाओ एक्टिव रहो, सलाद खाओ अंडा खाओ मांस खाओ और एक्टिव रहो। तो ये तो सेल्डन ने दिया था, 117 भी लगाया था उन्होंने। लेकिन यहाँ पे बात क्या कर रहा है, हिथ कार्टर के सूत्र की बात कर रहा है कि हिथ कार्टर के सूत्र के अनुसार मेजोमॉर्फिक की गणना की आवश्यकता के लिए किन किन मापों को लिया जाता है आपका किसी का, बताओ, ह्यूमरस ब्रेथ एंड द करेक्टेड आर्म ग्रिथ, या फिर फीमर ब्रेथ और ह्यूमरस ब्रेथ, करेक्टेड आर्म ग्रिथ एंड द करेक्टेड काफ ग्रिथ, फीमर ब्रेथ, ह्यूमरस ब्रेथ और करेक्टेड आर्म ग्रिथ और करेक्टेड काफ ग्रिथ एंड हाइट, फीमर ब्रेथ, ब्रेथ मतलब चौड़ाई, एंड द करेक्ट काफ ग्रिथ। बताओ क्या होगा। तो इसमें याद रखना फीमर की चौड़ाई और सही की गई पिंडली की जो परिधि होती है उसकी बात किया जाता है। मतलब आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी। एक्चुअली में इसमें जो लिया जाता है उसको याद रखना कि मैं सोमैटो टाइप विधि में मेसोमॉर्फिक घटक की गणना करने के लिए किन किन चीजों के लिया जाता है, तो वह लिया जाता है ऊंचाई, ह्यूमरस की चौड़ाई, ह्यूमरस की चौड़ाई, ठीक, भुजा की सही परिधि, सही परिधि मतलब भुजा की परिधि से ट्राइसेप की त्वचा की मोटाई घटाने पर जो भी आपका माइनस करने पे जो मान आता है उसको लिया जाता है, और उसके साथ ही साथ पिंडली की सही परिधि। ठीक है, तो ये है, तो फीमर ब्रीथ है, तो फीमर है यहाँ पे, फीमर तो है ही नहीं, ह्यूमरस की चौड़ाई है, भुजा की है, पिंडली की है, तो फीमर वाला वैसे भी कट जाएगा। ह्यूमरस ब्रीथ एंड करेक्ट आर्म ग्रिथ, तो केवल आर्म ग्रिथ भी नहीं, तो फीमर ब्रीथ एंड करेक्ट कॉफ ग्रिथ। तो यहाँ पे फीमर की चौड़ाई और सही की गई पिंडली की, तो यहाँ पे किसकी किसकी बात आ जाएगी, फीमर और आपकी फीमर ब्रिथ की, ह्यूमरस की और करेक्ट आर्म ग्रिथ एंड द करेक्ट काफ ग्रिथ। सो सॉरी, इसका आंसर बी होना चाहिए क्योंकि इसमें चार चीजों को लिया गया है, तो आपको इसका जो है आंसर बी होगा। सॉरी डी नहीं, बी लग रहा है, बी ही होगा, रीना वर्मा जी बी ही होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइट की बात की गई है, ऊंचाई, ह्यूमरस की चौड़ाई, भुजा की सही परिधि और पिंडली। तो यहाँ क्या है, फीमर की वृत्त दिया है, ह्यूमरस वृत्त दिया हुआ है, तो फीमर और ह्यूमरस हो गया, और करेक्ट आर्म ग्रिथ दिया हुआ है, मतलब आपकी भुजा की सही एंड करेक्ट कॉफ ग्रिथ। तो आंसर नंबर बी होगा, डी नहीं होगा। सो सॉरी, मैंने इसीलिए आपको एक्सप्लेन कर दिया। देखो कभी कभी आंसर क्या होता है, एक्सप्लेन करने पे आता है, तो इसीलिए एक्सप्लेन करता हूं कि जिससे कि आपको आंसर पकड़ में आ जाए। एक्सप्लेन जब करेंगे तब, तो यहाँ पे याद रखना फीमर ब्रिथ, ह्यूमरस ब्रिथ, करेक्ट आर्म ब्रिथ एंड द करेक्ट कॉफ ब्रिथ, ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ना कि डी होगा। ठीक है, चलो, इसीलिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया। कभी कभी झटके में जब आंसर मारेंगे ना
तो वहां पे आपको समझ में आएगा। बैकवर्ड स्लीपेज ऑफ द वर्टिब्रा इज नोन एज, बैकवर्ड स्लीपेज ऑफ द वर्टिब्रा इज नोन एज, क्या कहते हैं, कशेरुका के पीछे की ओर खिसकना आपका क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, खिसकना क्या कहलाता है। अब यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे है आपका पैराप्लेजिया। अब पैराप्लेजिया क्या होती है, जब शरीर के निचले आधे हिस्से में क्या हो जाता है, पक्षघात की बात आती है। किसकी बात आती है, आधे हिस्से में निचले भाग में क्या होता है, पक्षघात होता है, तब मतलब आपका पैराप्लेजिया मतलब पैरालिसिस ऑफ द लोअर हाफ ऑफ द बॉडी। जब लोअर हाफ में होता है क्या, पैरालिसिस, तब उसको क्या कहते हैं हम, पैराप्लेजिया बोलते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद में आपका दूसरा क्या है, रिट्रोलिस्थेसिया। अब रिट्रोलिस्थेसिया क्या होती है, जब द बैकवर्ड मतलब पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन वर्टिब्रा बॉडी रिलेटिव टू द वन बिलो, मतलब आपका इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं रेट्रोलिस्थेसिया। और यही आपका होगा वर्टिब्रा का क्या, बैकवर्ड स्लिप जो होना होता है, इसका नाम दिया जाता है रेट्रोलिस्थेसिया। फिर क्या है, एंट्रोलिस्थेसिया। अब एंट्रोलिस्थेसिया क्या होती है, आपका एंटीरियर जब स्लिपेज होता है वर्टिब्रा का, तो उसको बोलते हैं एंट्रोलिस्थेसिया। और अगर मैं लास्ट और आखिरी की बात करूं आप लोगों से, लास्ट और आखिरी आपका क्या है, साटिका की बात कर रहा है। तो साटिका आप जानते ही हो, आमतौर पे लोगों को दर्द होता है जो, वही होता है आपकी साटिका। कुछ को तो क्वेश्चन का हवा ही नहीं लग रहा होगा ना। चलो, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन ऑफ विच अदर लेबल्ड एज एसेशन ए एंड अदर एज रीजन आर। कथन और कारण की बात कर रहा है। कथन क्या कह रहा है, मसल ऑफ हार्ट आर कॉल्ड कार्डियक मसल, हृदयक मांसपेशी को हम क्या कहा जाता है, उसको मसल ऑफ हार्ट, हृदय की जो मांसपेशी होती है उसको हम कार्डियक मसल कहते हैं। ठीक, रीजन क्या कह रहा है, मसल आर द मैकेनिक्स दैट हैव द कैपेसिटी टू द ट्रांसफर केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। बता देंगे कहां का पेपर है, बता देंगे। खबीब सर जी हिंदी इंग्लिश दोनों में दो। अरे मेरे भाई हिंदी इंग्लिश दोनों में लाता हूं, बात यह हुआ है कि जब इसको टाइप करवाया नहीं, जैसे पेपर था वैसे ही पेपर मैं आप लोगों के सामने लेके चला आया, बात ये हो गई। तो मांसपेशी ऐसी मशीन है जिनमें क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्षमता होती है। तो हृदयक मांसपेशी होती है, कार्डियक जो होता है जिसको हम मायोकार्डियम कहते हैं, उसी को हम कार्डियक पेशी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना, तो कथन ये क्या है, सत्य है। दूसरा क्या कह रहा है कि जो जैविक रूप से जो आपका मांसपेशी का ट्रांसड्यूसर या हम जैविक मशीन के रूप में जिसको हम जानते हैं, तो वह क्या काम करता है, वो बात सही है। आपका जो रासायनिक ऊर्जा होता है जो एटीपी के रूप में होता है, उसको वह किसमें कन्वर्ट करता है, ऊर्जा के रूप में, यांत्रिक रूप में परिवर्तित करके गति या बल को उत्पन्न करता है। तो यह भी बात संभव है, क्योंकि दोनों कथन वैज्ञानिक रूप से सही है। फिर भी जो आपका दोनों की बात करें कि मांसपेशियों द्वारा ऊर्जा का जो कन्वर्जन है, वह इस बात की व्याख्या नहीं करता है कि हृदयक मांसपेशी को विशेष रूप से कार्डियक मांसपेशी क्यों कहा जाता है। अगर यह बात वह कहता कि क्यों कहा जाता है, तब हम इसका कारण मानते। यह बात दूसरी कह रहा है, वह बात दूसरी कह रहा है। हाँ, ये कुछ और जा रहा है, वो कुछ और जा रहा है, बोथ आर करेक्ट बट नॉट एक्सप्लेनेशन। तो क्या हो जाएगा, both A and R true and R is not the correct explanation of A, आंसर नंबर बी हो जाएगा। और इसी प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन टफ नहीं है, आप देख के घबरा जा रहे हो, बस समस्या इतनी है। ठीक है ना, नी एक्सटेंशन इज द
result of the involvement of multiple muscle from out of the following group of muscle, select the correct group. बताइए, हिंदी में एक्सप्लेन कर दें? चलो हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। यह कह रहा है आपका कि जो घुटने का क्या है, घुटने का जो मसल है उसको मतलब नी का जो एक्सटेंशन होता है उसके नी के एक्सटेंशन में कौन कौन सी मसल इन्वॉल्व होती हैं, उनका क्या ग्रुप है, कितनी मसल मिलके कौन कौन सी है, उन्हीं का नाम को आपको मिलान करना है। तो जैसे घुटने का फैलाव विस्तार किस पर निर्भर करता है, तो आपके क्वाड्रिसेप पे मुख्यतः निर्भर करता है। तो क्वाड्रिसेप समूह की जो भी मसल होंगी वो आएंगी। क्वाड्रिसेप में 4 मसल्स होती हैं। कौन सा? रेक्टस फेमोरियस, वास्टस लैटरियस, वास्टर मेडिलियस और वास्टर इंट्रामेडिलियस, यह 4 होती हैं। हाँ, तो क्या हो जाएगा? तो अब देखो क्या क्या है आपका आंसर देखो। तो रेक्टस फेमोरियस, वास्टस इंटीरियस, वास्टर एक्सट्रेनियस, ठीक है। तो किस में है? ऑप्शन नंबर रेक्टस फेमोरियस, वास्टस इंटीरियस, वास्टस एक्सटेंसर, ठीक है, आंसर नंबर डी। अब आप कह रहे होगे कि सर अभी आप बता रहे थे वास्टस इंट्रामीडियस, तो याद रखिएगा जो वास्टस इंट्रामीडियस है उसका पहले हम वास्टस इंटर्स भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वास्टर इंटर्स भी कहा जाता था, इसलिए हम बोले हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? A first class lever can provide mechanical advantage in the form of speed, strength, coordination, balance. क्या क्या देता है? फर्स्ट क्लास लीवर की बात कर रहा है कि वो मैकेनिकल एडवांटेज किसका देता है? और 27 के पहले 26 भी था क्या? अच्छा 26 भी है 25 के पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट अरेंजमेंट मैनिफेस्ट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फेज ऑफ बेलास्टिक मूवमेंट? बेलास्टिक मूवमेंट का जो करेक्ट फेज है वह क्या है? रीना यादव जी, बाइसेप फेमोरियस, नी फ्लेक्शन हटा दो। चलिए यहां पे क्या कह रहा है बताइएगा। तो यहां पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गति बेलास्टिक गति के चरणों का सही क्रम को दर्शाता है? जो सीक्वेंस वाइज है वह बेलास्टिक जो होती है। अब बेलास्टिक मूवमेंट क्या होती है? जो गति के साथ होता है, तो उसकी बात कर रहा है। तो इसमें क्या क्या होता है? तो याद रखिएगा, प्रिपरेशन, एक्शन और रिकवरी। प्रिपरेशन, एक्शन और रिकवरी की बात आती है, आंसर नंबर सी हो जाएगा। बेलास्टिक गतिविधि जैसे फेंकना या लात मारना, इसको हम कहते हैं, मतलब कि जो एक तरीके से हम ये सीक्वेंस वाइज कर सकते हैं। बेलास्टिक मतलब एक तरीके से पूरी तरीके से एकदम गिनती उनती हो वो हो, उसकी बात करते हैं। जब कई सारे एक साथ मूवमेंट होते हैं उसकी बात कहा जाता है। तो इसको जो होता है आपका प्रिपरेशन पीरियड, इसको हम वाइंड अप फेज भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं याद रखना? वाइंड अप फेज बोलते हैं। वाइंड अप फेज के बाद में आपका क्या आता है? आपका क्रिया आता है, एक्शन आता है, मतलब जो विस्फोटक होती है उसकी बात आ जाएगी। उसके बाद में आपकी रिकवरी होगी, गति कम होता है और अब अपनी पूर्व अवस्था में वापस आते हैं। जैसे पीटी आप करते हो तो पता होगा। आगे बात कर लेते हैं। और फर्स्ट क्लास लीवर, अब इसमें फर्स्ट क्लास लीवर की बात कर रहा है, तो आपका फर्स्ट क्लास लीवर क्या क्या देता है? तो फर्स्ट क्लास लीवर जो होता है आपका बैलेंस का भी काम करता है, आपका
स्पीड का भी काम करता है और स्ट्रेंथ का भी काम करता है। तो मतलब 1 2 और 4, 1 2 4 किस में है? आंसर नंबर ए में है। ठीक है, तो याद रखना प्रिपरेशन, एक्शन और रिकवरी, बात यह करेगा आपका। अब ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं ना जो कि एक बेहतरीन तरीके का नए पैटर्न पे, एकदम एकदम पूरा नए पैटर्न पे है। पुराना पैटर्न अब छोड़ दीजिए, बार बार बोल रहे हैं। हाँ, पुराना पैटर्न आप लोग छोड़ दीजिए, नए पैटर्न पे पढ़ना शुरू करिए। नया पैटर्न आपको थोड़ा उलझाएगा जरूर, लेकिन आने वाले समय में आपको बेनिफिट देके जाएगा। बस यही मैं बोलूंगा। अरेंज द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द execution of a skill based lesson in physical education from the code given below। इसमें भी आपको क्या करना है? अरेंज करना है सीक्वेंस वाइज। और क्या चीज अरेंज करनी है उसकी भी बात हम कर लेते हैं कि क्या चीज आपको अरेंज करनी है। मतलब यह कह रहा है कि जब आप स्किल रिलेटेड, स्किल आधारित पाठ पढ़ाते हो तो उसको आप किस प्रकार से सीक्वेंस में लगाते हो, किस प्रकार से चीजों को करते हो। मतलब कौशल आधारित पाठ का क्रियान्वयन आप किस प्रकार से करते हो उसकी बात कर रहा है। कि किसी शारीरिक कौशल को सीखने की जो तार्किक प्रक्रिया में शरीर को आप किस प्रकार से करते हैं, तो सबसे पहले शरीर को आपको क्या करना पड़ता है? वार्मिंग अप। कोई भी क्रिया करिएगा तो सबसे पहले आप स्किल में क्या कराइएगा? वार्मिंग अप। बिना वार्मिंग अप और सबसे लास्ट में आप क्या कराइएगा? लिम्बरिंग डाउन। सबसे लास्ट में आप याद रखिएगा लिम्बरिंग डाउन कराइएगा। तो सबसे पहले वार्मिंग अप करेंगे, वार्मिंग अप के बाद में आप क्या करेंगे? वार्मिंग अप के बाद में आप डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, आप अपना प्रदर्शन करेंगे, यह दिखाएंगे कि यह स्किल इस प्रकार से होता है। आपने लेसन प्लान किया होगा ना, सेम वही चीज है। वार्मिंग अप, फिर आप क्या करोगे? आप दिखाओगे, वहां पे डेमोन्स्ट्रेट करोगे। डेमोन्स्ट्रेट के करने के बाद में फिर आप क्या करोगे? फिर डेमोन्स्ट्रेट को आप क्या करोगे? आप जो है एक्सप्लेन करोगे कि किस प्रकार से। जैसे मान लो पहली पीटी है तो हाथ को सामने करेंगे, उंगली अंगूठा मिला हुआ होगा, निगाह सामने होगी, ठीक है, और फिर हाथों को ऊपर ले जाएंगे, फिर उसी क्रम में वापस लाएंगे और फिर अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएंगे। तो ये पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले वार्म अप, फिर डेमोन्स्ट्रेशन, फिर एक्सप्लेनेशन। और एक्सप्लेनेशन जब हो जाता है फिर आप क्या कराते हो? तब आप प्रैक्टिस कराते हो। फिर कमांड देते हो कि किसकी संख्या में? 2 की संख्या में, सॉरी, पीटी नंबर 5, पीटी नंबर 6, हाँ, क्या लय के साथ एक साथ करेंगे, शुरू कर। इस तरीके से आप बोलते हो, आप कमांड देते हो और फिर क्या करता है बच्चा? फिर लय के साथ उस पीटी को करता है। ठीक, मतलब उसके बाद में आप क्या कराते हो? प्रैक्टिस। मतलब उसी चीज का बार बार अभ्यास कराओगे, लय में आ जाएगा। और लास्ट में क्या कर देते हो? एक जो है खेल खिला के छोड़ देते हो, लास्ट में लीड अप गेम हो जाता है। तो आप इसको याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहले वार्मिंग अप, मतलब नंबर 2, और नंबर 2 किस में है? आंसर नंबर ए में ही है। आप लगा के चलो। अब ये सब क्वेश्चन ऐसे है ना कि आप अगर बीपीएड कायदे से किए हो तो आपको ये सब क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पढ़ने की जरूरत उसको पड़ेगी अगर आप डिग्री कहीं से खरीद के लिए हैं। आप स्कूल एक को दिन नहीं गए हैं, सीधे गए हैं, नकलुआ छापे हैं और डिग्री खरीद के चले आए हैं। अगर आप कंटिन्यू रह के आप बीपीएड या डीपीएड या एमपीएड किए हैं तो ये आपके साथ समस्याएं नहीं आएंगी। ठीक, मैच द टर्म ऑफ लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड गिवन बिलो। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सोसाइटी फॉर द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट, फिर है स्पोर्ट साइकोलॉजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। बताइए। आगे है प्रोफेशनल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, स्पोर्ट एसोसिएशन, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी। मतलब यह कह रहा है कि वह किस प्रकार का मतलब संस्था है, वह प्राइवेट है, गवर्नमेंट का है या फिर पब्लिक का है, किस प्रकार का है, या सोशल है, किस प्रकार का है उसकी बात कर रहा है। तो देखिए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात करें तो यह आपका क्या होता है? यह आपका स्पोर्ट एसोसिएशन है, क्योंकि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आपका क्या है?
स्पोर्ट एसोसिएशन है। अब आपका स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। उसके बाद में स्नेप्स की बात करते हैं तो स्नेप्स मतलब सोसाइटी ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट आपकी क्या है, सोसाइटी है। और स्पोर्ट साइकोलॉजी एंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यह अब देखो क्या है, तो यह आपकी क्या है, यह आपकी प्रोफेशनल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, एक विशेष क्षेत्र में काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखिएगा, क्योंकि यह साइकोलॉजी की ही बात करेगा और किसी की बात नहीं करेगा, ठीक है। और आपका स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, खैर यहाँ पे पब्लिक सेक्टर नहीं हम बोल सकते, क्योंकि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो होती है यह आपका भी स्पोर्ट एसोसिएशन ही होता है, लेकिन स्पोर्ट एसोसिएशन नहीं है, वह एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, संस्था है। साई क्या है, एक संस्था है, न कि एसोसिएशन है। लेकिन आपका स्पोर्ट एसोसिएशन क्या है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, आईओए, ठीक है। जाहिर सी बात है, तो आप मिला लीजिए एक का दो, सीधे सीधे जाओगे तो यहाँ एसोसिएशन लगा है, यहाँ एसोसिएशन लगा है, यहाँ ये अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन लगा हुआ है, तो ये आप पकड़िए, इसमें सोसाइटी लगा हुआ है, ये भी सोसाइटी से है, तो ये आप इसको इस प्रकार से पकड़ सकते हो। तो ए का दो किस में है, ए का दो हो गया, फिर बी का तीन, ए का दो बी का तीन किस में है, ए का दो, एक का दो, ठीक है, चलो एक का दो सही है, दो का किस में है, एक सेकंड इसको और देख लेते हैं। हाँ, एक कह रहा है, किसका, दो का एक, दो का एक प्रोफेशनल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ये भी हो सकता है। और फिर चार अगर देखें तो सोसाइटी, सोसाइटी तो नहीं होगा। तो अगर इसके हिसाब से अगर आप बाई ऑप्शन हम जाते हैं, फिर से हम इसको मिलान करते हैं बाई ऑप्शन, बाई ऑप्शन के थ्रू एक बार फिर से जाते हैं, क्योंकि पहले का मिलान तो हमने सही किया था। तो यहाँ पकड़िएगा अगर इस प्रकार से, तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन स्पोर्ट एसोसिएशन है, चलिए सही है। फिर उसके बाद में स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो ये सोसाइटी तो है नहीं, या क्या है आपका स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रोफेशनल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हम मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, क्योंकि यहाँ पे तैयारी किए जाते हैं, फिर स्पोर्ट फॉर द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सोसाइटी की बात करेगा। और स्पोर्ट साइकोलॉजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो ये आपका पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये सही है। चलिए आंसर नंबर ए रख लगा लीजिए, आंसर नंबर ए मान दीजिए। हाँ, लग तो रहा है गलत है, लेकिन अगर इसके बाई ऑप्शन जाएंगे तो हम ये भी कर सकते हैं, यह भी हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे, क्योंकि सोसाइटी फॉर द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल सोसाइटी से है, लेकिन स्पोर्ट साइकोलॉजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। क्योंकि पब्लिक और प्रोफेशनल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इसलिए हम स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बोले, क्योंकि प्रोफेशनल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेशनल जो खिलाड़ी होते हैं उसी को तैयार किया जाता है प्रोफेशनली, इसकी इसलिए हम बात किए, ठीक है, ठीक है ना। ए हम कर सकते हैं, ए कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, ठीक है, ए कर सकते हैं इस बिहाफ पे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, और आया आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, इसके बाद में हम कल चर्चा करेंगे। हु प्रपोज द फेमस 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट आर आल्सो यूटिलाइज इन स्पोर्ट मैनेजमेंट, किसने 14 प्रिंसिपल ऑफ मतलब 14 सिद्धांत दिए हैं आपके, और इसका किसका, आपका मैनेजमेंट के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, बताइए। हु प्रपोज द आपका 14 प्रिंसिपल, मतलब खेल प्रबंधन में उपयोग किए जाने वाले जो 14 प्रसिद्ध सिद्धांत हैं प्रबंधन के, वह किसने दिए हैं। तो आप सब पढ़े हो हेनरी फ्योल, ज्यादातर इस ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप लगा देते हो हेनरी फ्योल। आपको 31 नंबर क्वेश्चन मैं दे के जा रहा हूं, इसका क्वेश्चन आप, क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें क्या करेंगे, ऑफलाइन कमेंट करके देंगे। तो चलिए, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पे, इस श्रृंखला को आगे लेते हुए चलेंगे, ठीक है। इसी श्रृंखला को हम क्या करेंगे, आगे लेके चलेंगे।
और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको करेंगे हम, देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन क्वेश्चन हमको एक अच्छा लग रहा है, ठीक है, एक अच्छे प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक अच्छा लेवल है पेपर का जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल है। आपके एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत है, आपको रिवीजन करने की जरूरत है। जिस टॉपिक से क्वेश्चन मिस्टेक हो रहे हैं उस टॉपिक को आप नोट डाउन करते चलिएगा एक कॉपी और पेन लेके, और उसको फिर जाके आप उन्हीं क्वेश्चंस को या उन क्वेश्चंस को रिपीट करिएगा या उन टॉपिक को एक बार फिर से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए। जय हिंद।